नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के पार्ट नंबर 11 के। टारगेट है दोस्तों 30 ऑफ 30। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी CDP में 30 ऑफ 30 टारगेट है। फ्री नोट्स एवं PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करें ग्रुप। और यह 11 नंबर पार्ट है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके बाल विकास के एवं 15 प्रश्न आपकी शिक्षण शास्त्र की, यानी कॉम्बिनेशन टोटल आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की टॉप 30 क्वेश्चन का 11 नंबर पार्ट। दोस्तों, अगर आप इसके पिछले पार्ट या आप इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है, क्या कहलाएगा? स्मृति कौशल कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है, कौन सा कौशल है? स्मृति कौशल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है। जी हाँ सभी शिक्षक बंधुओं, सभी भाई बहनें, सभी गृहिणी, जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? सामान्य छात्र की अगर तुलना की जाए दोषयुक्त छात्र की, उसमें क्या मिलेगा? तो सामान्य छात्र और दोषयुक्त छात्र की जब हम तुलना करते हैं तो उसमें मिलता है कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। जी हाँ, जो दोषयुक्त छात्र है उसके समान छात्र की जब तुलना करते हैं तो दोषयुक्त छात्र में क्या है? स्वर यंत्रों का नियंत्रण नहीं है उसमें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोषयुक्त वही भाषा होगी जिसमें स्वरों का नियंत्रण ना हो। और आपका पता है एक कथन जरूर आता है दोस्तों, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो किसी बालक के चिंतन की योग्यता के उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह क्रो एवं क्रो का कहना है। जी हाँ, किसी बालक के चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न सभी लाजवाब प्रश्न है, सभी फैंटास्टिक प्रश्न है। जी हाँ, सभी फैंटास्टिक प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, आपके सिलेबस की दृष्टि से और आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है। प्रश्न है कि किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। किसी छात्र में, यानी कि किसी छात्र में यह बताना कि किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, तर्क संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, पठन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, या इन सभी योग्यताओं का विकास होता है, जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो किसी छात्र में, यानी कोई भी छात्र जब किशोरा के बाद तीव्र विकास होता है तो वह अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। जब कोई छात्र का किशोरावस्था के बाद तीव्र गति से विकास होगा तो वह अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का विकास होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी यह आपका नेगेटिव प्रश्न हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा से एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसके पाठ्यक्रम के संदर्भ में कथन कौन सा सही नहीं, यानी गलत कथन हमें चूज करना है। देखिए मैं बता देता हूँ गलत कथन यहाँ पे क्या है, और गलत कथन आपका सी है, बाकी आप वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा। गलत क्या है कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम बनाते समय हमें क्या, जब शिक्षक अध्यापक पाठ्यक्रम बनाते हैं उस समय जो है शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। तो सुविधा के लिए यहाँ पे नहीं ध्यान देना, हम क्या है पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो बच्चों के लिए सुविधा पे ध्यान देंगे, बच्चों की यहाँ पे पढ़ने संबंधी, आपके शिक्षण संबंधी, उसके संबंधी आपके ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय की उपलब्ध सुविधाओं,
तो यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, विद्यालय की रूपरेखा नहीं बना रहे हैं, न शिक्षक की सौंदर्यता बना रहे हैं, हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का क्या है, ये आपका कथन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न पूछा जा रहा है, यह इस टाइप के प्रश्न आपकी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। आप एक अध्यापक के नाते, शिक्षक के नाते, शिक्षिका होने के नाते अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो उसके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। जब 3 माह आप अध्ययन करेंगे बालक का, तो उसमें सत्य क्या होगा। सभी छात्रों विकास एक ही दिशा में हुआ है, आधे छात्रों विकास एक दिशा में परंतु आधे छात्रों में भिन्न भिन्न दिशा में, सभी छात्रों विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, या इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप शिक्षक होने के नाते जब 10 छात्रों को आप 3 महीने तक जो है विकास का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लेते हैं कि सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा के होता है, क्योंकि सभी छात्रों की भाषाएं अलग होती हैं, सीखने की क्षमता होती है, आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह प्रश्न बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइप के प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि बच्चे अपने जो है साथी समूह के सक्रिय सदस्य आप लोग समझ गए होंगे, अपने जो साथी समूह होता है उनका, उनमें सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में। जी हाँ, वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में हो जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न यह है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़े से तू तड़ाक करके बोलता है। नहीं, आपकी कक्षा एक बालक है जो बेहद बेहद गलत तरीके से तू तड़ाक करके बोलता है, यानी कि तुकारी मारकर बोलता है। तो बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। आपकी कक्षा में एक बालक तू तकार करके यानी कि अच्छे व्यवहार से नहीं बोलता है, गलत तरीके से बोलता है, तो इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करना है अगर आपको, तो क्या करेंगे। तो इस व्यवहार को दूर करने के लिए बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर तू तड़ाक नहीं करेंगे। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिक्षण शास्त्र में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों। प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। सामाजिक प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व परिवार एवं पड़ोस होता है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण की बनाना है तो परिवार एवं पड़ोस हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साधन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, साधन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। तो अभिप्रेरणा छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। जी हाँ, जो साधन अधिगम प्रक्रिया में जो होता है वह छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का अभिप्रेरणा कार्य करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मित्रों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। सभी शिक्षक बंधु का जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप एक भावी अध्यापक हैं और हमारे देश की पीढ़ी जो होती है, कहते हैं ना, घर की अगर नींव मजबूत हो, मकान की नींव मजबूत हो तो मकान में कितनी इमारत खड़ी की जा सकती है। वैसे ही अगर बच्चे की जो प्राथमिक विद्यालय होती है, नींव मजबूत हो जाती है, वो आप लोग करते हैं दोस्तों। इसलिए आप हमारे होने वाले पीढ़ी के अध्यापक हैं और आप लोग सभी लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों पेडागॉजी में, शिक्षण शास्त्र में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समझने वाली बात होती है, जब हम प्रश्न को समझ जाते हैं, शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को समझ जाते हैं तो आंसर हमसे बन जाता है। जैसे इस क्वेश्चन का देखते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। समझिएगा ध्यानपूर्वक। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया
ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। और शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? तो इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इस स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? कौन सा होगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या होगा? अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत। जी हाँ, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है, यानी अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा सीखने के लिए कहा जाए तो उसमें अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अंतर्दृष्टि सूझबूझ के सिद्धांत में यह बताया जाता है और बताया गया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा जा रहा है, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा से एक बार दिल से लाइक कीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, समान ज्ञान की श्रेष्ठता दैनिक कार्यों में। तो निम्नलिखित में से जो प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है वह है सुस्त मानसिक प्रक्रिया। अगर सुस्त मानसिक प्रक्रिया है तो प्रतिभाशाली बालक नहीं होगा, अगर प्रतिभाशाली बालक है तो सुस्त मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए प्रश्न यह है कि विभिन्न बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम क्या है? विभिन्नता बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। तो विभिन्न बच्चों में सीखने के लिए जो आवश्यक नियम है वह तत्परता का नियम। जी हाँ, विभिन्नता बच्चों के सीखने के लिए जो आवश्यक नियम है वह है तत्परता का नियम। सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? तो जिनको नेत्रहीनों के लिए एक लिपि होती है उसे ब्रेल लिपि बोला जाता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोला जाता है? ब्रेल लिपि बोला जाता है। और अगला प्रश्न यह है, आपकी कक्षा 6 की कक्षा का अध्यापक है। आप जो है दोस्तों सभी प्यारे मित्रों अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, आप कक्षा 6 के अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र भी है, तो आप नीरज को क्या करेंगे? नीरज को निचले स्तर कार्य करने की छूट दे देंगे, नीरज को माता पिता उसके दैनिक कार्यों करने में सहायता करने को कहेंगे, या नीरज के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है कि कोई एक आप कक्षा 6 के अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र, यानी कहने का मतलब यह कि आपका छात्र अगर दृष्टिबाधित छात्र है, ठीक है, तो उस छात्र के साथ जो है कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीडी जिसको केवल सुनाई दे, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है उसको दिखाई तो देगा नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताना है। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण? ध्यान दीजिएगा, यह इन्वायरमेंट की क्लास नहीं है, हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्लास है, हिंदी पेडागोजी की क्लास है। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए, यह आपका प्रश्न है। तो यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है, अति लघु उत्तरीय है, इनमें से कोई नहीं। शायद ऐसा प्रश्न आपके किसी ने पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्टडी कराई जाएगी, क्योंकि इसी टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने ही वाले हैं। तो पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए प्रश्न जो है किस प्रकार का उदाहरण है? तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि 4 अंतर बताना है तो 4 अंतर में 3 या 4 मार्क्स का होता है, या 2 या 4 का हो सकता है। तो ये क्या लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाएगा। कैसा प्रश्न कहलाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाएगा। और प्रश्न अगर ये पूछ लिया गया, अगर प्रश्न ये पूछ लिया गया कि संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, संवेग के संबंध में जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है?
तो आपको बता देना 14 है। जी हाँ, संवेग के संबंध में जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14 होती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि समावेशी शिक्षा संबंधित है। एक प्रश्न आता है आपके, समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न आना ही आना है और आता भी है। तो समावेशी शिक्षा संबंधित है यह आपके समान व अधिगम अक्षम बालकों से। जी हाँ, जो समावेशी शिक्षा है वह समान व अधिगम अक्षम बालकों से संबंधित है, क्योंकि समावेशन होता है, सभी समान बालक भी होते हैं, अधिगम अक्षम बालकों भी साथ में स्टडी करते हैं। और जायसवाल कोचिंग सेंटर पर जरूर ज्वाइन करें सभी मेरे सभी शिक्षक बंधु, सभी प्यारे भाई एवं बहनों, सभी गृहिणियाँ। एक बार दिल से कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जो माइंड टेस्ट है, समझ लीजिए आपका ये IQ टेस्ट होगा इस क्वेश्चन पर कि आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें से 10 बच्चे की बुद्धिलब्ध 70 से कम है। क्या है? 10 बच्चों की जा है बुद्धिलब्ध 70 से कम है, यानी माइनस है। तो आप उन छात्रों की समूह में रखेंगे। 60 बच्चों में से 10 हैं, नोट कर लीजिए, टोटल 60 बच्चे हैं। 60 में से 10 70 से कम है, बचे आपके 50। तो अब बताइए, समझिएगा तो क्या है, जो आप उन छात्रों की समूह में रखेंगे जो आपके 50 बचे हैं, प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, सृजनशील छात्र। दोस्तों एक बात समझिए, अगर 10 बच्चे बुद्धिलब्ध 70 से कम हैं, यानी जो पिछड़े छात्र हैं या मूक, कुछ भी बोल सकते हैं, मूक छात्र हैं, जब ये मूक छात्र होंगे यानी मूक से ऊपर ही होंगे ये 50 बच्चे, कि अगर मूक होते तो 10 बच्चों में शामिल हो जाते ये। तो बुद्धिलब्ध इनकी 70 से कम है, तो यानी समझ लीजिए 50 बच्चे क्या हो सकते हैं, सृजनशील होंगे या प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्षीण बुद्धि वाले होंगे, नोट कर लेंगे सभी। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिनमें से 10 बच्चों की बुद्धिलब्ध 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? तो क्षीण बुद्धि वाले क्या है, छात्र में रखेंगे। जी हाँ, क्षीण बुद्धि वाले छात्र के समूहों में रखेंगे। क्षीण बुद्धि वाले क्यों रखेंगे? क्योंकि उसमें क्या है, 10 बच्चे आपके 70 से कम बुद्धि लब्ध वाले भी शामिल हैं, इसलिए आपको क्षीण बुद्धि वाले छात्रों के समूह में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है आंसर, आइए देख लेते हैं। आंसर है आपका सी ऑप्शन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के विभिन्न विषयों के क्षेत्र के कौशल का विकास किया जाना चाहिए। छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता के स्तर का विकास करना चाहिए और छात्रों के व्यक्तित्व कौशल का विकास करना चाहिए। लेकिन छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विकास मूल्यांकन नहीं किया जा सकता सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि रुचि एवं अभिवृत्ति वाइगोस्की का सिद्धांत आधारित है। रुचि एवं जो अभिवृत्ति है दोस्तों, वाइगोस्की का सिद्धांत आधारित है समाज संस्कृति पर, समाज और विद्यालय पर, विद्यालय और शिक्षक पर, अभिभावकों और शिक्षार्थी पर। तो रुचि और अनुवृत्ति का जो सिद्धांत है किसका है? ये आपका वाइगोस्की का है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। रुचि एवं अभिवृत्ति का जो सिद्धांत है यह वाइगोस्की का सिद्धांत है। और यह किस पर आधारित है? तो ये आपकी समाज और संस्कृति पर आधारित है। जी हाँ, समाज और संस्कृति पर आधारित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यह है कि आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख जो समस्या क्या है? आदिवासी जाति के छात्राओं के शिक्षण में आने वाली जो समस्या होती है, प्रमुख समस्या होती है सुविधाओं की अपर्याप्तता। जी हाँ, उनको सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, यही उनकी सबसे प्रमुख समस्या होती है। और अगला प्रश्न यह है कि जीन पियाजे जी का है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं बालक की। आप लोगों को जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन में इस जीन पियाजे का जिक्र आता है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की पर्याय नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की पर्याय नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है दोस्तों? तो यह आपके इस अवस्था में बालक क्या है?
सभी लोग कमेंट करें। समतावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो प्रायत नैतिक अवस्था है उसमें यह निहितार्थ है कि इस अवस्था में बालक जो है सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। जी हाँ, सत्तावादी वातावरण में बालक जो है डूबा हुआ होता है। यह आपके जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रायत नैतिक अवस्था में यह निहितार्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र की प्रश्नों की बात करें, इसको टॉप 10 में हम यहाँ पे रखेंगे कि बालक में चिंतन का तर्क का उद्देश्य है। बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। जो बालक का चिंतन और तर्क होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना। जी हाँ, अगर बालक में चिंतन हो रहा है और वो तर्क कर रहा है तो उसका एक ही उद्देश्य है, समस्या का समाधान करना। और अगला प्रश्न यह है, और इससे एक प्रश्न हम लेकर आते हैं, अक्षमता से एक प्रश्न लेकर आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आता ही आता है। हर सेट में हर प्रत्येक वीडियो पर हम लेकर आते हैं। प्रत्येक वीडियो में हमारा टारगेट दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास में 30 ऑफ 30 ये हमारा टारगेट है और ये ज़रूर पूरा होगा। डेली क्लासेस लीजिए, सभी क्लासेस अटेंड कीजिए। एक सरकारी सीट आपकी पक्की होगी, पक्की नहीं होगी, आप यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे। तो दोस्तों मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है, मौखिक रूप से ध्यान दीजिएगा, मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता होती है उसे अफेज्या कहा जाता है। जी हाँ, मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता होती है उसे अफेज्या कहा जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं लिखने संबंधी जो होता है उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है, और पढ़ने संबंधी जो होता है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, सभी शिक्षक बंधु मेरे प्यारे मित्र, क्यों यह शिक्षक भर्ती का चैनल है, ये शिक्षकों का चैनल है और ये आप गुरुओं का चैनल है। जी हाँ दोस्तों, औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है, जो औपचारिक शिक्षण होता है उससे क्या तात्पर्य है? तो औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक, जी हाँ, अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है। औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है जिसमें शिक्षार्थी जो है किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है। और अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया है, व्यवहार बराबर कार्य होता है, कार्य यानी व्यक्तित्व और वातावरण, ये एक समीकरण है। किसी मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार के लिए समीकरण यह है कि व्यवहार बराबर कार्य होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने यह समीकरण दिया था? टालमैन, लेविन, डीवी, थॉर्नडाइक। तो वह महानुभाव हैं आपके लेविन। जी हाँ दोस्तों, लेविन मनोवैज्ञानिक हैं कि व्यवहार का समीकरण देने वाले, व्यवहार बराबर कार्य, या आ सकता है यह समीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, व्यवहार बराबर कार्य, तो ये हो जाएगा लेविन। जी हाँ, सभी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, बस एक दो प्रश्न और बचे हैं आज की क्लास के दोस्तों। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि? प्राइमरी स्तर में, प्राथमिक स्तर में जो है छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इसमें बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइमरी स्तर यानी प्राथमिक स्तर में छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई जो है स्वाभाविक वातावरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है, समझिएगा, यदि एक कोई 12 वर्ष का बालक है जिसकी मानसिक आयु केवल 10 वर्ष है, यानी एज में 12 है लेकिन जो मानसिक आयु है उसकी आईक्यू लेवल है उसके आधार पर वह 10 वर्ष का है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके वर्ष के अनुसार जो है मानसिक आयु क्या है, कम है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को यही करना चाहिए कि जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर लें, कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। उसका ठीक से बच्चे का परीक्षण कीजिए, क्या वाकई में है कि नहीं है, तब फिर जाकर आपको निर्णय लेना चाहिए। जी हाँ, परीक्षण करने के बाद। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये रहे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ज़िंदगी बदलने वाले होंगे, आपके लाइफ चेंज करने वाले होंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन आना है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि यह 30 प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ गए तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है
और उम्मीद यही है दोस्तों, आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका परिवार खुशहाल हो, आप उम्दा हो, लाजवाब रहें। और ये भी शिक्षक भर्ती का चैनल है, ये भी एक शिक्षकों का परिवार है, इसे भी मोटिवेट और आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद साथियों।